हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर मधु महर और आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उनके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसके ऑप्शन है कोल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉग। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, स्किनर के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। सेकंड क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ व कौशल में वृद्धि। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो तो आजीवन चलता है। व्यक्ति के का संपूर्ण जीवन कुछ उसका डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो केवल एक निश्चित आयु तक ही होती है और उसमें केवल व्यक्ति के लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। जबकि विकास में प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है और जो कि आजीवन चलता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है किसका है? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का है। तो इसका जो आंसर है वो है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्यों? क्योंकि बच्चे पर जितना ही इफ़ेक्ट हेरिडिटी का पड़ता है उतना ही इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट का भी पड़ता है। जो हमारे गाल्टन महोदय थे उन्होंने हेरिडिटी पर रिसर्च की और उन्होंने अपने अध्ययन में यही बताया कि बच्चे पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो वंशानुक्रम का ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जो वाटसन महोदय थे उन्होंने एनवायरनमेंट पर स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि बच्चे पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उनका मानना ये था कि आप हमें एक बच्चा दो और हम उसे वातावरण के अकॉर्डिंग उसे उसी के अनुरूप ढाल देंगे। तो इसका जो आंसर है कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, क्योंकि वंशानुक्रम का भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नर्वस सिस्टम। क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें व्यक्ति का नर्वस सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में नर्वस सिस्टम का मेन रोल होता है। और इसके अलावा जो हमारी मेमोरी है, मोटिवेशन है और समायोजन है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ना कि फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। तो इसका जो ऑप्शन है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास, ऑप्शन ए, यानी कि फिजिकल डायनामिक डेवलपमेंट। क्यों? और जो इमोशनल डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और नैतिक डेवलपमेंट है वो व्यक्ति के आकार में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये साइकोलॉजिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या फिर 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। जो जन्म से 2 वर्ष होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। पियाजे के अकॉर्डिंग उसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं और इस अवस्था में बच्चे के अंदर एक चूसने की रिफ्लेक्ट एक्टिविटी करता है। जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है वो पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है।
इस स्टेज में बच्चे के अंदर एक ईगो वाली चीज़ होती है कि ये चीज़ मेरी है, मैं ही लूँगा, है ना, उसको अंदर ये ईगो वाली चीज़ होती है। और जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है वो पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, और जो 11 से 16 वर्ष की अवस्था है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चे के अंदर थिंकिंग पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। वो थिंकिंग करने लगता है और लॉजिकल वे में बात करने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किस चीज़ में? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, या फिर लैटिन स्कूल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, किंडरगार्टन स्कूल। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो इसके ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि 3 वर्ष की अवस्था में वो बच्चा वर्णमाला की पहचान करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो सारी ही चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था, जिसे हम अनोखा काल भी कहते हैं, उसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी एज में बच्चा स्कूल जाना आरंभ कर देता है, और इसे हम डर्टी एज भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी शैशवावस्था है उसे हम निर्माण काल भी बोलते हैं, और इसे हम वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल भी कहा और महत्वपूर्ण काल भी कहा। तथा जो किशोरावस्था ऑप्शन बी है, ये सबसे ही टिपिकल स्टेज होती है, जिसे हम संधिकाल की अवस्था भी कहते हैं। संधिकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इसे संधिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं, और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, कठिन काल भी कहते हैं, और नाजुक काल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, रॉस का है, एनास्टसी का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, रॉस का। रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसके अलावा जो वुडवर्थ हैं उन्होंने कहा कि वातावरण में भी सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया। और यहाँ पर एनास्टसी भी दे रखे हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी है कि वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के पितरैकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान के विकास का, या फिर भाषा का विकास का? तो इसका राइट आंसर है मानसिक विकास का, मेंटल डेवलपमेंट का। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की हमें संवेदना होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत ही हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है। संवेदना का हमारा नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ हमारे शरीर को टच करती है तो हमें उसकी संवेदना होती है, और तुरंत ही हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है,
मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है या फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, विकास रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सारी ही। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें ये सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम हो या हमारी मसल्स में जो ग्रोथ होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारी ही चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? इसमें ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होता है वो डेवलपमेंट की थ्योरी में नहीं आता है। इसके अलावा हमारे जो समानता होती है, जो भिन्नता होती है और जो प्रत्यागमन में सिमिलरिटी, डिस्क्रिमिनेशन और रिग्रेशन, ये तीनों ही डेवलपमेंट की थ्योरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुर्रे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वॉटसन का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। इनका कथन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इसके अलावा एडलर ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। और इसी तरीके से वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता भी का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है। उससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी हमारे ये स्टेजेस थे उनमें कौन सी अवस्था में क्या 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 उसको नाम दिया गया वो मैंने आगे आप लोगों को डिस्कस करके बताया था। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। मीन्स जो शैशवावस्था होती है उसमें व्यक्ति में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। चिंतन की प्रक्रिया जो डेवलप होती है वो पूरी तरह से किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में डेवलप होती है। शैशवावस्था में व्यक्ति में ये वाली चीज़, अनुकरण की वृत्ति ज़्यादा देखी जाएगी। उसके अंदर जो किसी चीज़ को कॉपी करने की चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें ऑप्शन है निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या फिर प्रतिवर्ती। तो इसका जो ऑप्शन है वो है प्रतिवर्ती। जो प्रतिवर्ती होता है वो इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है किसका है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, या वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ये दोनों ही चीज़ें बालक के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। कोई बालक के डेवलपमेंट में इन दोनों का ही मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। क्यों?
क्योंकि यह जो होता है ये अविराम गति से चलती है। ये कभी धीमी गति से होता है तथा कभी तेज़ गति से होता है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कभी धीमी गति से कभी तेज़ गति से, बल्कि जन्म के प्रथम 3 वर्षों में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, उसके बाद ये धीमी गति से होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अंतः संबंध। अंतः संबंध का सिद्धांत जिसे हम इंटर रिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पहलुओं में रिलेशन होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों आदि में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेशन होती हैं। इसके अलावा एक दिया हमारा इसमें ऑप्शन दिया है एकीकरण का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन थ्योरी। क्या इसमें क्या होता है कि पहले व्यक्ति के संपूर्ण जो व्यक्ति होता है वो संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है, बाद में वह अलग अलग अंगों को उसके बाद वो सारी ही चीज़ों को एक साथ चलाना सीख जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब होता है तो वो एक संपूर्ण चीज़ों को वो करता है, उसके बाद फिर वो अलग अलग अंगों को हिलाना शुरू करता है, दिखाना, उसके बाद वो एकदम से चलना शुरू कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस चीज़ के लिए कोहलबर्ग जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के लिए, शारीरिक के लिए, गमक के लिए या फिर नैतिक के लिए। तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है और इनकी जो थ्योरी है उसे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। तो ये नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने नैतिक विकास के 4 प्रकारों को भी बताया है। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय का, घृणा का, आश्चर्य का या फिर भूख का? तो मैकडूगल ने 14 तरीके की मूल प्रवृत्तियाँ इंस्टिंक्ट बताई थी और हर इंस्टिंक्ट के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। कहने का मतलब हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक इमोशन काम करता है। जैसे यहाँ पर भय का जो इंस्टिंक्ट दिया हुआ है तो इसमें इसका जो इमोशन है वो है एस्केप यानी कि पलायन, ये इसका इंस्टिंक्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर दिया है घृणा, डिस्गस्ट, जिसका जो इंस्टिंक्ट होगा वो होगा निवृत्ति यानी कि रिपल्शन। इसके बाद इसमें दिया हुआ है आश्चर्य। आश्चर्य मीन्स वंडर, जिसका कि इमोशन क्या होगा? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। और इसमें दिया है भूख, एपिटाइट, और इसका जो इंस्टिंक्ट होगा वो फूड सीकिंग यानी कि भोजन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आश्चर्य, वंडर। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का मूल आरंभ मूलतः घटित होता है किससे? 2 कोष से, केवल 1 कोष से या कई कोष से या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है केवल 1 कोष से। अगला क्वेश्चन है गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो इसमें ऑप्शन दिया है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम और शक्ति और गति। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि शक्ति और गति, मोटिव एंड मोटर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी है वो? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चों के अंदर किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बच्चा किसी खिलौने को भी चलते हुए दिखता है तो उसको लगता है कि ये क्यों चल रहा है, तो वो उसको खोल डालता है और ये जानने की कोशिश करता है कि ऐसे ये चीज़ क्यों हो रही है। तो बच्चे के अंदर उस टाइम हर चीज़ को
कि जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेज ने 10 प्रकार के इमोशन बताए थे। 10 प्रकार के इमोशन क्या थे? एक्साइटमेंट, डिस्ट्रेस, डिलाइट, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, जेलसी, इलेशन एंड अफेक्शन। तो इन्होंने 10 तरीके के इमोशन बताए थे। इसके अलावा वाटसन महोदय ने भी बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 3 तरीके के इमोशन पाए जाते हैं। कौन से? सुख, दुख और भय का। बच्चे के जन्म के समय ये तीनों तरीके के इमोशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शारीरिक और गत्यात्मक, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास? तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रोथ का जो रिलेशन होता है वो होता है आकार से व भार से। आंसर ए, ऑप्शन ए, आकार व भार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम? तो इसमें समानता का नियम ये इसका वंश क्रम संबंधी नियम है। उसके अलावा प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, स्वास्थ्य का नियम ये हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर सारे ही? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था या फिर ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था, या ऑप्शन सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, स्नायुमंडल, फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र है। जो हमारी मेमोरी है, मोटिवेशन है, एडजस्टमेंट है वो साइकोलॉजिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है। ये सारी ही चीज़ें व्यक्ति के मेंटल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 101 पेपर के MCQs बताए हैं और कोशिश की है कि आप लोगों को इनके जो मेन कॉन्सेप्ट थे उनको भी क्लियर कराती चल सकूं। तो मैंने इस चीज़ को अपने वीडियो में पूरी तरीके से आप लोगों को देने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा।